Hello everyone. We were dealing with chapter number 33 of M. Lakshmikant 8th editions, that is state legislature. Until now, we have discussed how to pass the bill from the state legislative assembly. Now we are going to discuss the uh, how the bill passed through the state legislative council are the process which is adopted in passing the bill which is sent from the state legislative assembly in the state legislative council. Okay, सो लेट्स सी. अब इसमें कुछ केसेस हैं कि कोई बिल मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजती है. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कुछ ऑप्शन है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करे कि जो बिल असेंबली ने उसे भेजा है उसको पास कर दे एज इट इज़. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को पास करे किसी अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद, या फिर बिल को रिटर्न कर दे असेंबली को कि आप इसे दोबारा रिकन्सीडर करो. थर्ड ऑप्शन ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करे कि बिल को रिजेक्ट कर दे. ओके, एंड फोर्थ है इसके पास कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल पर कोई एक्शन ही ना ले और बिल को पेंडिंग रखे. अब हम हर केस में देखते हैं. सपोज दैट कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करे, बिल को पास कर दे, ठीक, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट कर ले, तो बिल जो है दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा और यही बिल गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा. अब जो लास्ट के जो अदर केसेस हैं उसमें क्या होगा कि मान लो कि जो काउंसिल ने अमेंडमेंट प्रपोज किया उसको असेंबली ने अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, या फिर काउंसिल के पास जब बिल गया तो काउंसिल ने बिल को ही रिजेक्ट कर दिया, या फिर जो काउंसिल ने क्या किया, बिल को पेंडिंग रखा 3 मंथ तक, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया. ओके, तब क्या करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा बिल को पास करेगा और दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सेंड करेगा उस बिल को. ठीक है, अब दोबारा भी स्टेट लेजिस्लेटिव वही एक्शन मान लो लेता है कि बिल को रिजेक्ट कर देता है या तो, ओके, या फिर बिल को एक अमेंडमेंट के साथ पास कर देता है जो अमेंडमेंट असेंबली को एक्सेप्टेबल नहीं होता है. अब इस केस में जो थर्ड केस है कि कितने दिनों तक पेंडिंग रख पाएगा सेकंड इंस्टेंस में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मैक्सिमम 1 मंथ तक पेंडिंग रख सकता है सेकंड इंस्टेंस में. ओके, तो ये इन तीनों ही कंडीशन में बिल को पास मान लिया जाएगा. ठीक है, तो मैक्सिमम पीरियड जितने समय तक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को पेंडिंग रख सकता है वो है 4 मंथ. पहले 3 मंथ के इंटरवल तक पेंडिंग रख सकता है बिल को, और सेकंड इंस्टेंस में मैक्सिमम ये 1 मंथ तक पेंडिंग पे रख सकता है. ओके, सो कुल मिला के जो ये पेंडिंग रखने का टाइम है फॉर द सेकेंड हाउस दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ मैक्सिमम 4 मंथ. ओके, 4 मंथ के बाद बिल को हर हालत में पास माना ही जाएगा. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है. तो हमने ये देख लिया कि सेकेंड हाउस में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होंगे इन पासिंग द बिल विच इज सेंड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, तो ऑर्डिनरी पावर को इससे हमें क्या समझ में आया कि जो ऑर्डिनरी बिल को पास करने की पावर है वो असेंबली के पास ही है. ठीक है, काउंसिल है वो मैक्सिमम 4 मंथ तक डिले कर सकती है, इससे ज़्यादा उस पर वो कुछ नहीं कर सकती है. एट मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन और डिले द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स. हमने वही बात की, 3 मंथ्स पहले इंस्टेंस में और 1 मंथ सेकेंड इंस्टेंस में. ओके, अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमने पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल के केस में एक जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविज़न देखा था कि अगर दोनों हाउसेस से बिल पास नहीं होता ऑर्डिनरी बिल एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट सम्मन करता था. बट अगर स्टेट लेवल पर देखें तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ प्रोविज़न फॉर जॉइंट सिटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, हम बात कर लिए. ठीक है, moreover when a bill which has originated in the council and was sent to the assembly इज रिजेक्टेड बाय द असेंबली द बिल इंड्स एंड बिकम डेड्स. अब कोई ऐसा भी केस पॉसिबल है कि कोई ऑर्डिनरी बिल है
जो राज्यसभा से इमर्ज होता है, मतलब राज्यसभा में पहले पास करके राज्यसभा को नहीं बोलेंगे, विधान परिषद बोलेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई बिल पास होता है और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास सेंड किया जाता है कि आप भी इसे पास करो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो उस बिल को रिजेक्ट कर दे, बिल डाई हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हमने ये देखा कि स्टेट लेवल पर जो अल्टीमेट पावर है किसी बिल को पास करने का या रिजेक्ट करने का, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ओके, तो हम काउंसिल को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको हम जो राज्यसभा है उसके पैरेलल नहीं मान सकते हैं। ठीक, पैरेलल नहीं है इन दोनों की पावर। राज्यसभा की पावर खुद में ज़्यादा है। अब राज्यसभा की पावर क्यों इतना ज़्यादा है जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर क्यों इतनी कम है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं एक जो फेडरल फीचर है उसको रिप्रेजेंट करता है। बट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो किसी फेडरल या कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है जो राज्यसभा है। राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर भी है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आने वाले वीडियो में हम उसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो मान लो कि जो बिल था वो दोनों हाउसेस से पास हो गया, हमने देख लिया। अब बिल क्या होगा कि गवर्नर के पास सेंड किया जाएगा फॉर हिज असेंट। ठीक है, अब गवर्नर के पास भी कुछ 4 अल्टरनेटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से अल्टरनेटिव होंगे कि गवर्नर अपना असेंट दे दे बिल को, बिल एक्ट बन जाएगा। गवर्नर क्या करे कि जो उसका असेंट है उसको विदहोल्ड कर ले। ठीक है, थर्ड केस में वो क्या करे, बिल को रिटर्न कर दे दूसरे हाउस में रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक, इसी में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस के रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा बिल को गवर्नर भेज सकता है। या फिर गवर्नर के पास एक फोर्थ ऑप्शन भी ये है कि चाहे तो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अब चलो हम हर एक केस को एक बार देखते हैं कि अगर बिल को गवर्नर जो है अपना असेंट दे देता है तो बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में अगर मान लो गवर्नर जो है वो बिल को विदहोल्ड कर लेता है, ठीक है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है, तो जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। थर्ड केस में अगर मान लो गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है बिल को हाउस के, और हाउस जो है दोबारा उस बिल को पास कर देता है, चाहे उसमें कुछ अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट के, और दोबारा गवर्नर के पास बिल को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तब इस केस में गवर्नर को अपना असेंट देना ही होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो ऊपर की ये 3 पावर है ये प्रेसिडेंट के पैरेलल हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास किसी बिल को पास करने के लिए एट द सेंट्रल लेवल जो ऑप्शन थे 3 तो पैरेलल हैं। ठीक है, तो गवर्नर के पास कुल मिला के जो सस्पेंसिव वीटो है जैसे प्रेसिडेंट के पास था वो तो है ही, लेकिन एक जो स्पेशल पावर है कि गवर्नर चाहे तो बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर है। बाकी सारी पावर जो है ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास करना है गवर्नर और प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं पैरेलल है। ओके, अब असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें कि मान लो गवर्नर ने बिल को रिजर्व कर दिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल पे अपना असेंट दे दे, या चाहे तो अपने असेंट को विदहोल्ड कर ले, या फिर चाहे तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा सेंड कर दे स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, तो अब देखो अगर मान लो कि बिल को रिटर्न कर दिया जाता है रिकंसिडर करने के लिए, ठीक है, कितने मंथ के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब मान लो कि जो हाउस है दोबारा बिल को पास कर देता है और दोबारा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख देता है। अब जो गवर्नर का काम रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर गवर्नर ने एक बार बिल को कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रख दिया, मतलब प्रेसिडेंट के पास कंसीडर करने के लिए रख दिया, तो अब गवर्नर का का काम ख़त्म हो जाता है। अब जो कुछ भी मैटर रहता है वो स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर के बीच में ही, प्रेसिडेंट के बीच में ही रह जाता है। ठीक है, अब मान लो कि दोबारा बिल को, जैसे प्रेसिडेंट ने क्या किया कि रिकंसीडर करने के लिए दोबारा बिल को भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर में, दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को पास कर दिया,
तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास ये ऑब्लिगेटरी नहीं हो जाएगा। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी हो जाता था कि अगर प्रेसिडेंट ने दोबारा बिल को रिकंसीडर करने के लिए हाउस में भेजा है, हाउस दोबारा पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता था। बट स्टेट के केस में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो अपना जो असेंट है उसको सेकेंड इंस्टेंस में दे। प्रेसिडेंट चाहे तो दोबारा जो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ है उस पर अपना एसेंट ना दे। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली भी चीज़ है। अब हम मनी बिल के केस में देखते हैं। ठीक है, मनी बिल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न मेंशन किया है कि मनी बिल कैसे पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक, सबसे पहली बात कि जो मनी बिल हुआ वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होगा, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे कि मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता था, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता था। ठीक है, अब जो ये मनी बिल होगा ये एक गवर्नमेंट बिल होता है और इसे केवल एक मिनिस्टर ही हाउस में इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मनी बिल मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा जाता है फॉर इट्स कंसिडरेशन। ठीक है, मनी बिल के केस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर है वो बहुत कम है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल के केस में मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, मनी बिल में कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकती। ठीक है, ये केवल अपना कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है और उसको जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसको विद इन 14 डेज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दोबारा उस बिल को सेंड करना पड़ेगा, चाहे कुछ रिकमेंडेशन के साथ चाहे एज इट इज। अब देखो मान लो कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो बिल को पास माना जाएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करती तब भी बिल को पास माना ही जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन का। ठीक, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, मान लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेती है इस मनी बिल के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो भी जो बिल है उसको पास माना जाएगा दोनों हाउसेस से इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। अगर मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, तो तब भी इस केस में मनी बिल को पास माना जाएगा दोनों हाउस से और इसी को गवर्नर के पास असेंट के लिए रखा जाएगा। ठीक है, इफ़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 डेज, अब मान लो कि जो मनी बिल है विद इन 14 डेज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दोबारा रिटर्न नहीं करती है, ठीक है, तब भी बिल को पास माना जाएगा। ठीक है, दोनों हाउसेस से 14 डेज के एक्सपायरी के बाद। ठीक, तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर द लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ रिगार्ड टू द मनी बिल। हमने देखा कि लगभग लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मनी बिल के केस में पावर है ना के बराबर है, मैक्सिमम 14 डेज तक के लिए डिले रख सकती है, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, अब फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, अब देखो जो गवर्नर के पास मनी बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन रहेंगे, गवर्नर चाहे तो अपना एसेंट दे दे बिल पे, बिल एक्ट बन जाएगा, या फिर अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, या फिर जो बिल है उस जो मनी बिल है उसको रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। ओके, बट जो रिकन्सिडरेशन के लिए हमने ऑर्डिनरी बिल में देखा था ना कि गवर्नर बिल को भेज देता था स्टेट लेजिस्लेचर में कि आप इसको दोबारा रिकन्सिडर करो, मनी बिल के केस में गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो अपना असेंट मनी बिल पे दे देता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल तो उससे पहले गवर्नर के प्रायर परमिशन के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जनरली मनी बिल को तुरंत ही गवर्नर अप्रूवल दे देता है। ठीक है, अब मान लो लेट सपोज कि जो बिल था मनी बिल था उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व पे रख दिया गया था। ठीक, अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपना एसेंट दे दे बिल पे या फिर अपने एसेंट को विदहोल्ड कर ले, बट प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता फॉर रिकन्सिडरेशंस ऑफ
मनी बिल, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, जो बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता था गवर्नर के थ्रू, उस पर सरकारिया कमीशन का कुछ व्यू पॉइंट भी है, उसको भी हम देखते हैं। सरकारिया कमीशन सबसे पहले 1983 टू 88 के बीच में बैठता है, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन क्लासिफाइड द स्टेट बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, ठीक है। जो स्टेट का बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए रिजर्व किया जाता था, उसको सरकारिया कमीशन बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, ठीक है। पहला कि वो बिल जिसको करना ही करना है, रिजर्व करना ही करना है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से बिल? जैसे कि कोई बिल जो हाई कोर्ट की पावर के साथ कुछ हस्तक्षेप करता है, ठीक है, या कुछ कोर्ट की पोजीशन को या जिस बिल से कोर्ट के पोजीशन पे कोई खतरा होता है, ठीक है। इस केस में जो गवर्नर है उसको रिजर्व करना ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, ठीक है। ये पावर किस में मेंशन है? आर्टिकल 200 में मेंशन है। सेकंड केस में जहाँ पे कंपलसरी रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो मान लो कि वाटर पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, कोई टैक्स इंपोज करना है, ठीक, वो आर्टिकल 288 के अंदर, ठीक है, उसको मैंडेटरी कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा। अब मान लो कि कोई मैटर जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर भी जो प्रेसिडेंट के को रिजर्व करना है, गवर्नर को जो प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजर्व करना है स्टेट लेजिस्लेचर के, मैंडेटरी रिजर्व ही करना पड़ेगा अगर आर्टिकल 360 के अंदर, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है, ठीक। सेकेंड केस में कब होगा कि हाँ, जो गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करेगा, ठीक है। बिल विच मे बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड असेंट फॉर स्पेसिफिक पर्सन इन दिस कैटेगरी। देखो, इसमें कुछ बिल हैं, जैसे कि कोई बिल ऐसा हो गया, ठीक, जो कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी देती है स्टेट को आर्टिकल 14 एंड 19 से रिलेटेड, ठीक। तो इस केस में भी मान लो कि आर्टिकल 31A हो गया, ठीक है, या किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 31C के अंदर मेंशन है, उसको फोर्स में लाने के लिए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, या कुछ जो आर्टिकल 31A था, ठीक है, अगर उस मैटर पे जो हमने देखा था कि हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको इम्यूनिटी मिलेगी कि उस लॉ को अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 के वायलेशन के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये मैटर अगर स्टेट लेजिस्लेचर खुद से ये एक्शन लेता है कि आर्टिकल 31A को फोर्स में लाने के लिए, या DPSP जो कि आर्टिकल 31C के अंदर मेंशन है उसको फोर्स में लाने के लिए कोई एक्शन लेता है और वो आर्टिकल 14 एंड 19 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में आता है, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना मस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सेकेंड केस में a bill relating to a subject enumerated in the concurrent list to ensure operation of its provision despite their repugnancy to the union law or an existing law by securing president assent in the term of article 254। मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है, ठीक, पास करने की कोशिश करती है जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन है उस पर, ठीक है। तो ये जो
ये जो बिल पास हुआ ये सेंटर के लॉ के अगेंस्ट में ना हो या कोई जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको वायलेट ना करता हो, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये कंपलसरी होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए अंडर आर्टिकल 254 बिल को रखे, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए बिल को रखे। ठीक है। थर्ड केस ये है कि मान लो कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ठीक, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसके लिए भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना ही पड़ेगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। थर्ड केस क्या है, द बिल which may not specifically fall under any of the above category yet may be reserved by the governor for the president consideration under article 200। ओके, कुछ बिल ऐसे भी हैं जो हमने ये ऊपर जो कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है, उसके अंदर नहीं आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर बिल को रिजर्व कर देता है फॉर द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अंडर आर्टिकल 200। वो कुछ मैटर आते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 200 मेंशन है। हमको इतना डीप जाके इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि सरकारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, बस हमको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे बिल हैं जिस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जब पास करती है तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए गवर्नर रखेगा ही। ऐसे बस मोटा मोटा आर्टिकल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम तो भाई कंसिडरेशन के लिए रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। हाई कोर्ट के पावर से वाला भी कि हाँ अगर उसको कुछ इम्पैक्ट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल तो उसको भी रखना ही रखना है। ठीक, ये जो DPSP वाला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 1419 के साथ वायलेट करता है कोई जो बिल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो उसको भी रखना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। बस इतना ही मैटर आपको ध्यान रखना है। ओके, अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें जो स्टेट का है और पार्लियामेंट का, तो उसको भी हम एक बार देखते हैं। कंपैरिजन टेबल है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंशन है तो उसको एक बार देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल की बात करें, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल दोनों में से किसी भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर केस में भी दोनों में से किसी भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सेम है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल होगा पार्लियामेंट के लेवल पे वो चाहे तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सेम स्टेट लेजिस्लेचर पे भी यही सीन है कि कोई मिनिस्टर चाहे तो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड केस है कि जो पार्लियामेंट में बिल पास होगा, ठीक, तो तीन स्टेज से पास होगा, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ठीक है, इन ऑरिजिनेटिंग हाउस, मतलब जिस हाउस से भी ऑरिजिनेट होगा, चाहे वो लोकसभा से ऑरिजिनेट हो चाहे राज्यसभा से, उसको ये तीनों स्टेज के थ्रू पास होना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जो सेम है, ठीक है, कि इसको भी ओरिजिनेटिंग हाउस से तीनों स्टेजेस से पास होना पड़ेगा, दैट इज़ फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। अभी तक तो सारे प्रोविजन सेम है दोनों में। ठीक है, फोर्थ प्रोविजन बोलता है कि इट इज़ सेंटर, देखो फोर्थ जो पॉइंट है पार्लियामेंट के लेवल पे ऑर्डिनरी बिल को पास करने के बारे में क्या है कि इट डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव बीन एग्रीड टू इट आइदर विद और विदाउट द अमेंडमेंट। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी बिल को पास तभी माना जाएगा पार्लियामेंट में जब दोनों हाउसेस उस पर एग्री होते हैं, चाहे वो किसी अमेंडमेंट के साथ एग्री होते हैं या बिना किसी अमेंडमेंट के एग्री होते हैं। जब दोनों हाउस एग्री होंगे एट द लेवल ऑफ पार्लियामेंट तभी ऑर्डिनरी बिल को पास माना जाएगा। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री है, ठीक है, it is deemed to have been passed by the state legislature only when both the houses have agreed to it either with or without amendment। ठीक है, देखो ऑर्डिनरी बिल का केस है, दोनों यहाँ पर भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों के पास सेम पावर है। ठीक, ठीक है, ओनली व्हेन बोथ द हाउस